परी की जादुई फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अनीता नाम की एक भिखारन रहा करती थी। अनीता का इस दुनिया में कोई नहीं था। अनीता एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सुबह होते ही अनीता गांव में भीख मांगने निकल जाती थी। उसको लोगों से जो भी रूखा सूखा खाना मिलता था वो खुशी से खा लेती थी और दोपहर को थक हार कर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आकर सो जाती थी। दिन का जो खाना बचता था उसको वो शाम को खाती थी और अगर कभी कभार खाना नहीं होता था तो वो भूखी ही सो जाती थी। इसी तरह की जिंदगी जीते जीते अनीता की उम्र 60 साल हो गई थी। उसके चेहरे की सारी झुर्रियाँ लटक गई थी और वो डंडे के सहारे चला करती थी। उसको तो अब खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? पहले तो जैसे तैसे मेरा मांगकर गुजारा चल रहा था, लेकिन अब तो कोई खाना भी नहीं देता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना मैं जंगल में जाकर फल तोड़कर खा लूं और अपना पेट भर लूं। इतना सोचकर अनीता गांव के पास वाले जंगल में जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि दूर दूर तक सूखा होने के कारण वहाँ पर कोई फल फूल नहीं है। थक हार कर अनीता एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो गई। अनीता अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठी थी। हे भगवान, आज तक मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुँचाया, कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि जो रूखा सूखा मिला वही खा लिया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास के कारण मैं अपना दम यही तोड़ दूंगी। अनीता इतना सोच ही रही थी कि तभी अनीता के पास एक घायल चिड़िया आकर गिर जाती है। अनीता देखती है कि उसके पीछे एक खूंखार चील पड़ी हुई है, इसलिए अनीता ने अपनी लाठी से चील को वहां से भगा दिया। उसके बाद अनीता ने नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथ में उठाया और अपनी पुरानी सी बोतल में से एक बूंद पानी की उस चिड़िया के मुंह में डाल दिया। चिड़िया के मुंह में पानी की बूंद जाते ही उसने अपनी आंखें खोली और वो चिड़िया अचानक एक परी के रूप में बदल गई और बोली, अरे अनीता, तुम कितनी अच्छी हो। इतने बुरे हाल होते हुए भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है, वो चील हमारे दुश्मन राज्य शैतान लोक का राजा था, जो चील के रूप में मुझे खा जाना चाहता था। और मैं परी लोक की राजकुमारी सुप्रिया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद अनीता सोच में पड़ गई। अगर मैं कहती हूँ मेरे को पेट भर खाना चाहिए तो सिर्फ मेरी भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी रानी से कहूँ कि मेरे गांव को बंजर होने से बचा ले और मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दे, ताकि गांव वाले भी परेशान ना रहे और मैं भी गांव वालों से खाना मांगू तो मुझे खाना मिल जाए। हाँ, यही ठीक है। इस तरह मेरा गांव भी बच जाएगा और मैं भी। इसके बाद अनीता ने अपनी सोच के अनुसार परी को सारी बात बताई। इसके बाद परी अनीता की अच्छी नीयत और दयालुता को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अनीता, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर दूसरों के बारे में भी सोचा। इतना कहकर परी अपने जादू से एक जादुई फ्रॉक प्रकट करती है और बोलती है, अनीता, मैं तुमको ये जादुई फ्रॉक देती हूँ। इस फ्रॉक को पहनते ही तुम संसार की सबसे सुंदर औरत बन जाओगी और तुम्हारे पास खुशी की सारी चीजें होगी। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस फ्रॉक को उतारते ही तुम वापस बूढ़ी हो जाओगी। अब तुम अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जियो। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद अनीता सोचने लगी, परी रानी भी बड़ी अजीब है। भला मैं इस उम्र में संसार की सबसे सुंदर औरत बनकर क्या करूँगी। चलो फिर भी देखती हूँ क्या जादू करती है ये फ्रॉक। इतना सोचकर अनीता वो जादुई फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही चमत्कार हो गया। अनीता एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसके चारों तरफ सेविकाएं थी
जो उसकी सुरक्षा करने के लिए थी। अनीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब अनीता भूल चुकी थी कि वो एक 60 साल की भिखारिन बुढ़िया है। थोड़ी देर बाद वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही अनीता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी है और महल के बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं। अरे यह महल किसका है? यहाँ तो हमारे गांव की एक बूढ़ी भिखारन रहती थी ना। हाँ, लगता है वह बूढ़ी भिखारन ने यह जगह एक राजकुमारी को दे दी है, तभी तो यहाँ पर इतना बड़ा महल बना है। उस दिन से अनीता अपने आलीशान महल में रहने लगी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे और गांव में रहने वाले सभी पुरुष अनीता से विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन अनीता हमेशा विवाह करने से इनकार कर देती थी। और फिर एक दिन किसी नगर के राजा गणेश सिंह के बेटे राजकुमार अनुज ने अनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को अनीता मना नहीं कर पाई और अनीता का विवाह राजकुमार अनुज से हो गया। विवाह होने के बाद अनीता को डर था कि किसी को पता न चल जाए कि वो गांव की बूढ़ी भिखारन है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गांव की बूढ़ी भिखारन हूँ तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन हो भी क्या सकता था, विवाह हो चुका था और अनीता रानी की तरह महल में रहा करती थी। अनीता अपनी जादुई फ्रॉक सिर्फ नहाते समय ही उतारती थी और उसने अपनी सभी दासियों को ये आदेश दे रखा था कि जब मैं स्नान कर रही हूँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान मेरे स्नान की जगह पर ना आए और अगर कोई उस समय वहाँ पर आ गया तो उसको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। दासियों को अनीता की ये बात समझ नहीं आई, लेकिन दासियां अनीता के कहने पर ही सब काम करती थी। लेकिन एक दिन महल में एक बच्ची खेल रही थी। वो बच्ची खेलते खेलते अनीता के स्नान वाली जगह पर पहुंच जाती है। छोटी बच्ची को अनीता की जादुई फ्रॉक दिखाई दे देती है। ये फ्रॉक तो बड़ी ही सुंदर है और बहुत चमक भी रही है। क्यों ना मैं ये फ्रॉक महारानी के कमरे में रख दूं, क्योंकि इतनी महंगी फ्रॉक उन्हीं की हो सकती है। इतना सोचकर छोटी बच्ची उस फ्रॉक को उठाकर अनीता के कमरे में रख देती है। थोड़ी देर बाद अनीता स्नान करके जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसकी फ्रॉक वहाँ पर मौजूद नहीं है और अनीता का शरीर इस समय पूरा बूढ़ा था और वो बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी। उसने अपनी जादुई फ्रॉक ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको अपनी जादुई फ्रॉक कहीं नहीं मिली। इसलिए वो मजबूरन अपने कमरे में ऐसे ही बदसूरत रूप में आ गई। अनीता देखती है कि वो फ्रॉक उसके कमरे में ही रखी है। जैसे ही अनीता उस फ्रॉक को पहनने लगी तभी वो छोटी बच्ची अनीता को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दासियों जल्दी देखो, महारानी के कमरे में कौन घुस गया। देखो ये कितनी खतरनाक औरत है जो बिना डरे महारानी की फ्रॉक को पहन रही है, जल्दी आओ। उस छोटी बच्ची की आवाज सुनकर सारी दासियां कमरे में आ जाती है और अनीता को देखकर घबरा जाती है। कौन हो तुम और हमारी महारानी कहाँ पर है? बताओ तुमने क्या करा हमारी महारानी के साथ? अगर तुम नहीं बताओगी तो हमारे महाराज तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वही महारानी है, लेकिन किसी ने भी उसकी एक बात नहीं मानी और राजा ने उसको महारानी का कातिल समझकर मृत्यु दंड दिया। मृत्यु से पहले सबकी एक इच्छा पूरी की जाती है। वैसे तो तुमने महापाप किया है, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं एक बार महारानी के कक्ष में जाऊं। राजा ने अनीता की इच्छा को मान लिया और महारानी के कक्ष में भिजवा दिया। कक्ष में पहुंचते ही सबसे पहले अनीता ने उस जादुई फ्रॉक को पहन लिया। जादुई फ्रॉक को पहनते ही अनीता फिर से बहुत ही सुंदर बन गई और बाहर आकर सिपाही से बोली, अब मुझे लेकर महाराज के पास चलो। सिपाही अनीता को देखकर हैरान हो गए और बोले, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, वह दुष्ट जादूगरनी कहाँ गई? लगता है मृत्यु दंड के डर से उसने आपको वापस से महारानी बना दिया है।
राजा अनीता को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। महारानी, आपको वापस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब वह जादूगरनी बेकार में भाग गई। अगर वह आपके साथ वापस बाहर आती तो मैं उसकी सजा माफ कर देता। फिर उस दिन के बाद से अनीता उस महल में हंसी खुशी रहने लगी और उसका वो राज हमेशा राज ही बनकर रह गया। बहुत समय पहले की बात है। शिखा नाम की एक लड़की पिंक सिटी में रहा करती थी। शिखा दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी, बल्कि वो एक मोटी सी लड़की थी। लेकिन फिर भी उसका सपना था कि वो एक मॉडल बनना चाहती है। शिखा को सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक बड़े से स्टेज पर रैंप वॉक करना चाहती थी। शिखा को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का सोचा। शिखा देख, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, परंतु तेरा फैशन डिजाइनिंग का सपना तेरे पापा बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे। उन्हें लड़कियों का ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुझे क्या करना है ये तेरे पापा ही तय करेंगे। हाँ मम्मी, तभी तो मैं ये सारी बातें आपको बता रही हूँ ताकि आप पिताजी को समझा सको। मम्मी, फैशन डिजाइनिंग में बहुत अच्छा करियर है। मम्मी, आपको तो पता ही है मेरा बचपन से ही मॉडल बनने का सपना है, इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ और मॉडल बनना चाहती हूँ। ये सभी बातें शिखा के पिता सुन लेते हैं और वो कहते हैं, नहीं शिखा, ना ही तुम मॉडल बन सकती हो और ना ही हम तुम्हें मॉडल बनने देंगे। हमारे परिवार में कोई भी लड़कियां इस तरह काम नहीं करती, तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई की चिंता करो। इतना कहकर शिखा के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शिखा हार नहीं मानती और वो अपने पिता को समझाने के लिए उनके कमरे में जाती है। पापा, मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती हूँ, ये मेरा बचपन का सपना है। शिखा, मुझे और बहस नहीं करनी। दुनिया के बारे में हम तुमसे बेहतर जानते हैं। देखो बेटी, हम तुम्हारा सपना नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हम तुम्हारे माँ बाप हैं, इसे तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद ना हो, एक बार तुम्हारी जिद की वजह से हमने तुम्हें स्कूल में फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया था। उसके बाद क्या हुआ था तुम्हें याद है ना? सभी लोग किस तरह तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे। और तुम्हें तो पता ही है यह प्रोफेशनल कोर्स कितने महंगे होते हैं। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पूरी करा सकता हूँ, इससे और ज्यादा कुछ करने की मेरी हैसियत नहीं है। तो भलाई इसी में है कि हमें इस मामले में कोई बात नहीं करनी चाहिए। चलो अब जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, मुझे गर्म चाय ला कर दो। शिखा कुछ नहीं कह पाई और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी शिखा की नजर उसके कमरे में रखे हुए अखबार पर जाती है। अखबार में एक इश्तिहार छपा हुआ होता है। अरे, ये तो मशहूर फैशन डिजाइनर करण जौहर है। उन्हें एक मॉडल की आवश्यकता है। मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, शायद मेरा सपना पूरा हो जाए। शिखा उस एड वाले पेपर को अपने पास रख लेती है और फिर अगले ही दिन शिखा तैयार होकर फैशन हाउस में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर शिखा को सब कुछ सपने जैसा नजर आ रहा था। शिखा के चारों तरफ सुंदर सुंदर ड्रेस थी और उसके चारों तरफ एक से एक बहुत खूबसूरत मॉडल थी। ये सब देखकर शिखा इन चीजों में बिल्कुल खो जाती है। हे यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो, मुझे करण जौहर सर से मिलना है। क्या कहा तुमने? तुम करण जौहर से मिलना चाहती हो? तुम्हें पता भी है वो शहर के कितने पॉपुलर फैशन डिजाइनर है, और तुम्हें क्या लगता है वो किसी से भी ऐसे ही मिलने जाते हैं? मैं उनके मैनेजर हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या काम है उनसे? वो मैम, मैं यहाँ पर एक एड देखकर आई हूँ। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या कहा? मॉडल? और वो भी तुम? सच बताओ, क्या यहाँ पर आने से पहले तुमने आईना देखा था? करण जौहर सर को अपने ब्रांडेड लहंगे के लिए एक मॉडल चाहिए। उन्हें एक ऐसी मॉडल चाहिए जो उनके डिजाइन किए हुए लहंगे को पहनकर बिल्कुल परी की तरह दिखे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी मैं समझ गई, परंतु यहाँ पर मुझे कोई और काम मिल सकता है क्या? मैडम प्लीज। अच्छा, वैसे यहाँ पर साफ सफाई करने वाले की जरूरत है, लेकिन तुम? मैं कर लूंगी, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। प्लीज मुझे ये काम दे दो। शिखा किसी भी तरह से उस फैशन हाउस से जुड़ना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर साफ सफाई का काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। शिखा अगले ही दिन से उस फैशन हाउस में साफ सफाई के काम पर जाने लगती है, परंतु शिखा ने अपने घर पर ये बात किसी को नहीं बताई थी। शिखा कॉलेज जाने के बहाने अपने घर से निकलती है, लेकिन पहले वो फैशन हाउस में काम करने के लिए जाती थी और फिर उसके बाद अपने कॉलेज जाया करती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन
अरे वाह, ये कितना सुंदर लहंगा है। लगता है जरूर ये लहंगा करण जौहर का बनाया हुआ लहंगा है। काश मैं ये लहंगा एक बार पहनकर देख पाती। वैसे यहाँ पर तो सबसे पहले मैं ही आती हूँ साफ सफाई करने, और जब मैं यहाँ से चली जाती हूँ उसके बाद ही सब आते हैं। एक बार चुपके से पहनकर देख लूँ क्या? पहन लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। शिखा ने ये तो सही अंदाजा लगाया था कि वो लहंगा करण जौहर की कलेक्शन है, लेकिन वो ये सोचकर बैठी थी कि उस समय उस फैशन हाउस में कोई नहीं था। परंतु ये उसके गलत फहमी थी। ये कह सकते हैं कि शायद उस दिन शिखा की किस्मत खराब थी, क्योंकि उस दिन देर रात तक काम करने की वजह से करण जौहर फैशन हाउस में ही रुक जाते हैं। करण जौहर को लेटेस्ट कलेक्शन बहुत जल्द लॉन्च करना था, इसलिए करण जौहर अपना पूरा समय दे रहा था। शिखा जैसे ही वो लहंगा पहनकर आईने के सामने आती है तो करण जौहर कैमरे की मदद से उसे देख लेता है। वो फौरन जाकर शिखा के पास जाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुमने किससे पूछकर इस लहंगे को हाथ लगाया है? करण जौहर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, परंतु शिखा करण जौहर को अच्छे से जानती थी। जैसे ही शिखा ने करण जौहर को देखा वो बिल्कुल खो गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुला रहा हूँ। नहीं सर, मेरा नाम शिखा है और मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ। क्या यहाँ पर काम करती हो? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। सर, मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ और कुछ हफ्ते पहले ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। मेरा मतलब है कि काम शुरू किया है। मुझे सृष्टि मैम ने अपॉइंटमेंट किया है, वो मेरा मतलब है कि काम पर रखा है। ओह, ऐसा है क्या? तो तुम जरा मुझे ये बताओ, तुमने यह लहंगा क्यों पहना? इस लहंगे को पहनकर तुम साफ सफाई करोगी क्या? और इसे पहनने से पहले तुमने किससे पूछा? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी और मेरा बचपन का सपना है कि मैं एक मॉडल बनूं, और मैं यहाँ पर इसलिए आई थी। लेकिन क्या मॉडल नहीं बन सकी तो झाड़ू पोछा लगाने लगी हो? व्हाट नॉनसेंस, क्या फालतू की बात कर रही हो? यह सब मेरे सामने बहाना मत बनाओ। मुझे सब पता है कि तुम यहाँ पर मेरा कलेक्शन चुराने आई हो। बताओ मुझे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं तो बस यहाँ पर सीखना चाहती थी। ये देखिए सर, मैंने भी एक लहंगा डिजाइन किया है। इतना कहकर शिखा करण जौहर के सामने अपनी बनाई हुई लहंगे की ड्रेस दिखाती है, जिसमें शिखा ने बहुत ही सुंदर लहंगा डिजाइन किया हुआ होता है। लेकिन करण जौहर उसके बनाई हुई तस्वीरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बातों में आ जाऊंगा? देखो, जिस तरह से तुम दिखाई देती हो ना, उस तरह से अपनी मॉडलिंग का सपना भूल जाओ। और रही बात फैशन डिजाइनिंग की, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊं, जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाओ। हाँ, जाने से पहले मेरा यह लहंगा यहीं पर छोड़ कर जाना, और एक बार फिर दोबारा अपनी यह मनुष्य शक्ल मेरे सामने मत लाना। शिखा इन सारी बातों से बहुत उदास हो जाती है और वो अपने द्वारा बनाए हुए डिजाइन रोड पर फेंक देती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। रास्ते में शिखा को एक सुंदर सा लहंगा दिखाई देता है और वो उसे उठा लेती है। लहंगे को देखने लगती है और उसे याद आता है ये लहंगा तो उसने डिजाइन किया हुआ है। अरे, ये लहंगा तो मेरा ही डिजाइन किया हुआ है, ये यहाँ पर बनाकर किसने फेंका है? शिखा उसे उठाकर घर ले जाती है और घर जाकर उसे पहन लेती है। शिखा जैसे ही उस लहंगे को पहनती है वो बहुत ही खूबसूरत, गोरी और पतली दिखने लगती है, बिल्कुल परी की तरह। अपने आप को इतना सुंदर देखकर शिखा को कुछ समझ नहीं आता, परंतु वो अपनी बहुत सारी फोटो खींचती है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देती है। धीरे धीरे करके शिखा बहुत पॉपुलर हो जाती है और शिखा के लिए मॉडल बनने के बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं, जिनमें से करण जौहर भी एक था। वो भी शिखा को अपना मॉडल बनाना चाहता था। करण जौहर शिखा से मिलने के लिए उसके घर आता है। हाय, हेलो, मैं करण जौहर हूँ। मैं आपसे यहाँ पर काम के सिलसिले में बात करने आया हूँ। देखिए, आप जितने ही मशहूर हैं, उतने ही मेरे डिजाइन मशहूर हैं। जी, आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे आपके डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं है। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकती हूँ। क्या? यह आप कैसे कह सकती हो? अभी तक आपने मेरे डिजाइन देखे कहाँ हैं? मैंने आपके डिजाइन देखे भी है और पहने भी हैं। शायद आपको मैं याद नहीं हूँ, शायद आप उस दिन को भूल गए हैं, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ जब आपने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। उस समय मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत बेताब थी, परंतु आपने मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। और कुदरत का करिश्मा देखिए, आज मुझे सब अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, बट हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से जा सकते हैं।
इतना कहकर शिखा करण जौहर को घर से बाहर का रास्ता दिखा देती है। करण जौहर समझ गया था कि अब उसका घमंड टूट गया है। उसको अपने किए पर पछतावा होता है। बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। गांव के सभी लोग गांव में खेती बाड़ी, पशुपालन और भी अन्य तरीके का काम किया करते थे। उस गांव में बहुत गरीबी थी और वहां पर मीनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी बहनों के साथ रहती थी। मीनाक्षी का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए अपना घर चलाने के लिए पूरा परिवार खेतों में काम किया करता था। मीनाक्षी का परिवार बहुत गरीब था। क्योंकि मीनाक्षी के गांव में खेती बाड़ी का काम होता था, तो सभी बहनें मिलकर खेतों में काम किया करती थी। पूरा दिन धूप में काम करने की वजह से उनका रंग काला हो गया था और वो सभी बहुत बदसूरत दिखने लगी थी। एक दिन अखबार में खबर छपती है कि गांव से बाहर एक शहर में ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन होने जा रहा है। ब्यूटी कंपटीशन की बात सुनकर सभी बहनें बहुत खुश होती हैं। हम सभी को इस ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर हम में से कोई भी ये ब्यूटी कंपटीशन जीत जाता है तो हमें 5 लाख इनाम में मिलेंगे और उन पैसों से हम कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और हमें इस कड़ी धूप में काम करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम सभी को इस ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेना ही चाहिए। फिर खुशी से सभी बहनें ब्यूटी कंपटीशन में जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन उस ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन करने वाला विकास शर्मा बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी था। मीनाक्षी और उसकी बहनों को देखकर वो मुंह बना लेता है और कहता है, अरे तुम सब यहाँ क्यों आई हो? सर, हमने सुना है कि यहाँ पर ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। हम सभी यहाँ पर ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हैं। अरे जरा अपनी शक्ल तो देखो। मैं तुम लोगों को यहाँ पर झाड़ू लगाने के काम पर भी न रखूं और तुम यहाँ ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हो। चलो निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। यह ब्यूटी कंपटीशन अमीरों और खूबसूरत लड़कियों के लिए है। तुम्हारे जैसी काली कलूटी और बदसूरत लड़कियों को इस फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं दे सकता। चलो अब जाओ यहाँ से। इस तरह विकास मीनाक्षी और उसकी बहनों की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से भगा देता है। वो सभी लड़कियां दुखी होकर अपने गांव की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक परी मिलती है। तुम सभी के साथ जो भी हुआ है मैं सब जानती हूँ और मैं यहाँ पर तुम सभी लड़कियों की मदद करने आई हूँ। लेकिन आप हमारी मदद किस तरह कर सकती हैं? सर सही तो कह रहे थे। भला हम जैसी गांव की गवार और बदसूरत लड़कियों को फैशन कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला रंग से क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद परी उन सभी लड़कियों को परीलोक ले जाती है। परीलोक पहुँचते ही वहाँ पर एक बगीचे में बड़ा सा मेकअप किट का घर था, जिसे देखकर सभी लड़कियाँ बहुत हैरान रह जाती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये मेकअप किट का घर बहुत ही बड़ा है। ये कोई साधारण मेकअप किट का घर नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मेकअप किट का घर है। तुम सभी लड़कियां एक एक करके इस घर के अंदर जाओ और फिर इस घर का जादू देखो। परी उस जादुई मेकअप किट के घर का दरवाजा खोल देती है और सभी लड़कियों को एक एक करके अंदर जाने को कहती है। सुनो मीनाक्षी, तुम पहले अंदर जाओ। ये मेकअप किट घर तुम्हें अपने जादू से बहुत सुंदर बना देगा। परी के इतना कहने के बाद मीनाक्षी उस घर के अंदर चली जाती है। मीनाक्षी के घर के अंदर जाते ही 2 चमकती हुई परियां मीनाक्षी का मेकअप करने लगती है। देखते ही देखते मीनाक्षी बहुत सुंदर हो जाती है और मीनाक्षी बहुत ही गोरी और सुंदर बन जाती है। फिर मीनाक्षी मेकअप घर से बाहर आ जाती है। उसके बाद एक एक करके मीनाक्षी की सभी बहनें जादुई मेकअप किट के घर के अंदर जाती है और सभी बहनें बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बन जाती है। फिर वो परी उन सभी लड़कियों को लेकर ब्यूटी कॉन्टेस्ट के हॉल में पहुंच जाती है। विकास जैसे ही उन सभी लड़कियों को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उन सभी को देखता ही रह जाता है। अरे ये सब कैसे हुआ? तुम सभी लड़कियां इतनी खूबसूरत कैसे हो गई?
आखिर इतनी जल्दी यह चमत्कार कैसे हो सकता है? ये सब एक परी ने हमें परीलोक ले जाकर अपने जादुई बड़े मेकअप किट के घर में भेजा था। हम सभी बहनें उस मेकअप के घर से बहुत सुंदर हो गई हैं और अब हम सभी बहनें बहुत खूबसूरत भी हैं। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वो कहती है, सुनो, अब तुम इन बहनों में से किसी को भी ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते हो। मीनाक्षी, तुम अपनी बहनों के साथ अंदर चलो। फिर मीनाक्षी अपनी बहनों को लेकर परी के पीछे पीछे अंदर जाने लगती है। इस तरह सभी बहनें ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है। क्योंकि मीनाक्षी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो ब्यूटी कंपटीशन की विजेता बन जाती है और उसे इनाम के पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी तरफ विकास को उन लड़कियों को ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेता देख बहुत दुख होता है। मुझे भी परीलोक जाना होगा। उस जादुई मेकअप किट के घर से जादुई मेकअप किट का सामान चुराना होगा। उसके बाद मैं लड़कियों को खूबसूरत बनाकर लाखों रुपए कमा सकता हूँ। उसके बाद विकास परी का पीछा करते करते परीलोक तक पहुँच जाता है और परीलोक का रास्ता देख लेता है। अब विकास रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही विकास परीलोक जाता है और वहाँ से मेकअप किट के घर से सामान चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ चमचमाती हुई 2 परियां बाहर निकलकर आती है और कहती है, अच्छा, तो तुम यहाँ इस मेकअप के सामान को चुराने आए हो, लेकिन हम दोनों के रहते तुम इस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते। हम तुम्हारे इस बुरे इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। चलो मिलकर इसकी पिटाई करते हैं, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी और दोबारा चोरी करने की कभी नहीं सोचेगा। फिर दोनों परियां विकास को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। अरे मर गया मैं तो। फिर वो दोनों परियां विकास को जेल में बंद कर देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाने दो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूँगा। आप मुझे जाने दो। विकास को रोता देखकर और अपने किए पर पछतावा देखकर परियां उसे छोड़ देती है। विकास वापस अपने घर चला जाता है। इस तरह विकास को उसके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो पूरी तरह से सुधर जाता है। दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी बहनों के साथ मिलकर गांव में एक फैक्ट्री लगा लेती है और उसमें सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद से उन सभी बहनों की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और सबकी गरीबी दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।